तैयार किया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो सारे मेंशन्ड हैं, बट हम जो है एक ब्रीफ टॉक जो होता है कह सकते हैं आप, मैं इस टॉपिक के ऊपर दूंगा। और हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं चिराग, उस कुछ देर बाद वो टेक ओवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशन से। आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्यों फॉर्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी वर्ल्ड की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की मांग आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर सके। तो जो मेन मोटिव था यूनाइटेड नेशंस का वो था प्रिवेंटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द कंट्रीज। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे, फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, युद्ध की नौबत ना आए, इस रीजन से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। और इसका मोटिव जो था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उन कंट्रीज के बीच किस तरह से कोऑपरेशन हो सकती है, इस 2 मोटिव के साथ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। अभी अगर बात करें प्रेजेंट में, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सिटी में है, मैनहट्टन आइलैंड। और इसके अलावा 4 ऑफिसेज हैं जो कि फंक्शन करते हैं जिनेवा, नैरोबी, वियना एंड द हेग। ये 4 सिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जहाँ पर अलग 4 ऑफिसेज यूनाइटेड नेशंस की। आप अगर पीडीएफ के थ्रू जाएंगे तो कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जाएंगे, बट जो अभी मैं टॉक दूंगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। यूनाइटेड नेशंस का बैकग्राउंड आपको बताऊंगा मैं, क्यों फॉर्म हुआ था, क्या प्रोसेस था, किस चीज़ों के थ्रू होकर आया था ये जो ऑर्गेनाइजेशन था। तो अभी यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स कह सकते हैं आप। और जो सबसे लेटेस्ट जो ज्वाइन हुआ था वो साउथ सूडान था, जो 2011 में ज्वाइन हुआ था। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, द हॉली सी एंड पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के बारे में आप लोग जानते हैं, आजकल काफी न्यूज में भी है, तो उसके बारे में आपको पता है। हॉली सी जो है बेसिकली ये एक जुरिस्डिक्शन है जो कि गवर्न करता है वेटिकन सिटी को। तो कहीं कहीं आप 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स में वेटिकन सिटी भी देख सकते हैं पैलेस्टीन के साथ, बट जो इसका एक्चुअल नेम है जो आपको नोट्स में कहीं मिलेंगे अवेलेबल नेट पर, वो द हॉली सी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट जो 1914 टू 1918 तक चला था, तो वर्ल्ड फर्स्ट के बाद जब एंड हुआ था तो जर्मनी के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस इम्पोज हो गए थे, बिकॉज काफी ज्यादा जर्मनी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था बहुत सारे कंट्रीज को। तो बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी के ऊपर काफी सैंक्शंस इम्पोज कर दिए, काफी हार्डशिप झेलनी पड़ी जर्मनी को उस समय। तो उस समय जो यूएस प्रेसिडेंट थे विल्सन, he decided to make an organization which will prevent wars in the future coming days. Okay, and उन्हें लगा कि ये बेटर होगा कि अगर हम लोग टेबल पर ही नेगोशिएट कर ले। अगर 2 कंट्रीज के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, तो टेबल नेगोशिएशन इज बेटर रादर देन वार। तो विल्सन का उसमें आइडिया था कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करें हम लोग जो इन चीजों को मॉनिटर कर सके। सो उस समय 1920 में, वर्ल्ड वार के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। ये पेरिस ट्रीटी के थ्रू हुआ था, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो था वो बेसिकली उसमें 37 कंट्रीज थे, और इंडिया भी उस लीग ऑफ नेशन का पार्ट था, बट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। या उसमें सिंस 1920 में इंडिया जो था डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, तो इंडिया पार्ट था एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो लीग ऑफ नेशन में जो है वो 37 कंट्रीज थे, और 1920 में फॉर्म हुआ था, और पेरिस ट्रीटी के थ्रू फॉर्म हुआ था। अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहे जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, डेट्स वगैरह या कुछ इस तरह के नोट्स, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा कुछ पॉइंट्स जो हैं ताकि आप नोट डाउन कर सके। तो ये पॉइंट जो है, लीग ऑफ नेशन
ये पेरिस ट्रीटी के थ्रू 1920 में फॉर्म हुआ था और इसमें 37 कंट्रीज थे मेंबर्स के, ठीक है। बट ऑल्दो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो हुई थी, ये फॉर्म हुआ था डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए, वार्स को प्रिवेंट करने के लिए। बट लीग ऑफ नेशन को एज ए फेल्योर माना जाता है। अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखा जाए तो लीग ऑफ नेशन वाज ए फेल्योर। रीजन बीइंग कि इसमें कुछ कंट्रीज जो थे इसके पार्ट, वो काफी डोमिनेटिंग थे। लाइक लीग ऑफ नेशन को इसीलिए डोमिनेटेड ग्रुप कहा जा रहा था क्योंकि यूएस, यूएसएसआर, जर्मनी एंड जापान, ये 4 कंट्रीज जो थे ये काफी डोमिनेटिंग थे उस समय, काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे लीग ऑफ नेशन के डिसीजंस को। कोई डिसीजन लेना हो तो इस रीजन से लीग ऑफ नेशन को एज ए फेल्योर माना जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जापान ने चाइना को इन्वेड किया था, मंचूरिया को इन्वेड किया था, तो इस रीजन से जापान को उसमें काफी डोमिनेटिंग माना जा रहा था। ऑन द अदर हैंड जर्मनी भी जो था वो अपना एक्सपेंशन करते रहा साइड से, जर्मनी ऑल्सो केप्ट डूइंग एक्सपेंशन ऑन इट्स ओन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया था उस समय, और फिर जो भी डिसीजंस लीग ऑफ नेशन लेते थे इन चारों मेंबर्स के थ्रू लेते थे, और वो अपहोल्ड नहीं हो रहा था, दूसरे कंट्रीज फॉलो नहीं कर रहे थे, बिकॉज हर किसी को नजर आ रहा था कि हाँ ये चारों रूल कर रहे हैं, ये रूल करना चाहते हैं। सो लीग ऑफ नेशन कंप्लीटली फेल्योर हो गया था। फिर जो ये सब हो रहा था, जापान का वार, जर्मनी का एक्सपेंशन, जर्मनी वार कर रहा था, तो इन सब के बाद 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया था, 1939 टू 45 जो चला था, तो 1939 में उस समय यूएस प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया यूनाइटेड नेशंस के लिए, और यूनाइटेड नेशन लिमिटेड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, ये वर्ल्ड लेवल पर वर्क करेगा, ये रूजवेल्ट का सजेशन था। सो 1939 में ये सजेशन उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के थ्रू आया। बट फिर 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, 45 तक चला, और इन 6 इयर्स, इन दीज 6 इयर्स जो बिग 4 उसमें वर्ल्ड के थे सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम में, यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना, ये बिग 4 उसमें माने जाते थे, जिन्हें 4 पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन 4 कंट्रीज जो थे, यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड चाइना, इन्हें 4 पुलिसमैन कहा जाता है, ठीक है। और ये काफी डोमिनेटिंग थे उसमें, ठीक है, उनको काफी ज्यादा प्रोमिनेंस मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है। और इन ऑब्वियसली यूएस ने न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया था, तो इस रीजन से इन चारों के प्रोमिनेंस के बाद 1942 में एक शॉर्ट डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसे यूएन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसी डिक्लेरेशन में 1941 में एक अटलांटिक चार्टर आया था, अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था, जिसमें यूनाइटेड नेशन, ये नेम जो है वो क्वाइंड हुआ था। क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस का नेम जो है वो कब क्वाइंड हुआ था, तो 1941-42, जनरली ये 1941 अटलांटिक चार्टर में दिखाता है कहीं कहीं, बट 1942 जो था यूएन डिक्लेरेशन का, उस समय जो ये नेम है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस, ये उस क्वाइंड हुआ था, ठीक है। और 1942 में जब 100 डिक्लेरेशन साइन हो गया, जो यूएन डिक्लेरेशन है, उसके बाद आज भी, मतलब ये 4 जो आप 4 कंट्रीज थे, यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना, ये आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। आगे आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये 4 कंट्रीज जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बने थे 1942 में, जब यूएन फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस, उस समय, ठीक है। और जो 5वां कंट्री था, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स है काउंसिल के, ठीक है। तो 5वां कंट्रीज था फ्रांस। फ्रांस को भी इंक्लूड किया गया था। विंस्टन चर्चिल, उसमें जो कमिटी थी रूजवेल्ट के साथ, विंस्टन चर्चिल भी थे उसमें, तो विंस्टन चर्चिल के रिक्वेस्ट पर फ्रांस को भी एज ए परमानेंट मेंबर बनाया गया था, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फ्रांस भी वार का हिस्सा बना था, जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था, और फ्रेंच बॉर्डर पर
ये वार हुआ था जर्मनी के साथ, और फ्रांस ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप झेली थी। तो विंस्टन चर्चिल के स्पेशल रिक्वेस्ट पर कमिटी ने फ्रांस को भी एज ए परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस में इंक्लूड किया था। तो 1942 में यूएन डिक्लेरेशन में ये सारी चीज़ें हुई, और ऑफिशियली 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो 51 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थे और मेनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सारे मिलकर यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किए। यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किए मतलब यूएन, आप समझ सकते हैं, जो भी यूएन का जो रोड मैप था, किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से फंक्शन करेगा, ये सारा कुछ उस चार्टर में ड्राफ्ट हुआ। तो डेट था 25 अप्रैल 1945, ठीक है। 25 अप्रैल 1945 के बाद 20 चार्टर ड्राफ्ट हो गया। फिर 24 अक्टूबर 1945, जिसे हम लोग यूएन डे भी कहते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यूएन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो डेट था 24 अक्टूबर 1945। व्हाई? बिकॉज इस डेट पर ऑल्दो चार्टर फॉर्म हुआ था 25 अप्रैल को, बट 24 अक्टूबर को चार्टर, यूएन चार्टर जो था वो पास हुआ था, ठीक है। और इसमें डिसाइड हुआ 5 परमानेंट मेंबर्स, जो कि यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना एंड फ्रांस, ठीक है। और उसके अलावा 46 मेंबर कंट्रीज, 46 मेंबर कंट्रीज थे। तो टोटल अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने मेंबर स्टेट्स थे जिसमें यूएन फॉर्म हुआ था, तो 51 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर यूएन का चार्टर पास कराया था, अब जिसमें और 46 मेंबर कंट्रीज थे। उस 46 मेंबर कंट्रीज का हिस्सा इंडिया भी था, ठीक है। और 6 जनवरी 1946 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 6 जनवरी 1946 को फर्स्ट जनरल असेंबली लंदन में हुआ था। तो 3 डेट आए हैं यूएन के फॉर्मेशन में। 25 अप्रैल 1945, उसमें यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूएन फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था, और इसीलिए उसको यूएन डे भी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड डेट आया है 6 जनवरी 1946 को, जब फर्स्ट जनरल असेंबली हेल्ड हुआ था लंदन में, और वहां पर डिसाइड किया गया न्यूयॉर्क वाज सिलेक्टेड एज हेडक्वार्टर ऑफ यूएन। तो अभी जो हेडक्वार्टर है यूएन का न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आइलैंड पर है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो वो न्यूयॉर्क जो डिसाइड हुआ था वो 6 जनवरी 1946 को एज अ हेडक्वार्टर सिलेक्ट किया गया था। देन अब आते हैं हम लोग, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। यूएन हमने फॉर्म कर, लोगों ने यूएन फॉर्म कर दिया, सारी कंट्रीज ने मिलकर यूएन फॉर्म किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? तो ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट आता है अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पीस कीपिंग सिक्योरिटी मतलब कंट्रीज के बीच में पीस मेंटेन करना, वार ना हो, डिस्प्यूट जो हो वो इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व हो सके। इसीलिए अगर दो कंट्रीज के बीच में टेबल नेगोशिएशन फेल हो जाता है तो वार की संभावना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान, ऑलमोस्ट इजराइल पैलेस्टाइन के बीच हो रहा है, रसिया यूक्रेन के बीच, ठीक है। तो ये सारे नेगोशिएशंस, टेबल नेगोशिएशन जब फेल हो जाते हैं तो फिर वार की संभावना बढ़ जाती है, और उस समय पीस कीपिंग फोर्सेज को सेंड किया जाता है। पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल फोर्स नहीं होता है, वो कोई भी कंट्री अपनी फोर्स को एज अ पीस कीपिंग फोर्स किसी कंट्री को, मतलब उस सिचुएशन को संभालने के लिए भेज सकती है। और वो पीस कीपिंग फोर्स जो होता है वो ब्लू हेलमेट लगाता है, इसलिए उसे ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी एजेंसी वर्क करती है, जैसे यूएनटीएसओ, यूएनटीएसओ, यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब
इसी से रिलेटेड ये पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी, ये ऑब्जेक्टिव जो था इसी के से रिलेटेड ये दोनों चीज है, जो एक पीस कीपिंग फोर्स है और दूसरा है UNTSO, दैट इज यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या सुपरवाइज करता है, तो आपने सुना होगा कि भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट होता है। और कभी इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर एग्रीमेंट को तोड़ देती है और सीज फायर का उल्लंघन करती है, तो उस समय जो है ये UNTSO ये एजेंसी जो है उसको सुपरवाइज करती है, उसको मॉनिटर करती है कि इस चीज को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर UNTSO जो है, TSO जो है, ये सीज फायर एग्रीमेंट को मॉनिटर करती है। तो आपने पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी ये ऑब्जेक्टिव जो है इसके अंदर दो एजेंसी के बारे में सुना, दैट इज पीस कीपिंग फोर्सेस एंड सेकंड वन इज UNTSO। ठीक है, अगर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव मेन आता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी UN के अंडर ही आता है और इसी में 1948 में UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था। एक ड्राफ्ट हुआ था जिसमें कुछ पॉलिसीज आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो पॉलिसीज थी वो मेंटेन हुई थी। और इन फ्यूचर जो 1948 में जब पास हो गया था, जब डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स की, तो उसके साथ ये था कि जो भी कंट्री मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं UN के, वो फ्यूचर में अगर इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं तो वो इस जो UN की पॉलिसी है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जो 1948 का UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके बेसिस पर बाकी सारे मेंबर कंट्रीज को ह्यूमन राइट्स के से रिलेटेड पॉलिसीज फॉर्म करनी थी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव, दूसरे ऑब्जेक्टिव थी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो आता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में आगे जब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी एजेंसीज वर्क करती है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये सारी एजेंसीज है, इसी की पार्ट है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में आपका यूनिसेफ हो गया, UNHCR हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये डेडिकेटेड है इस चीज़ के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका जो कमिटी है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जो इस ऑब्जेक्टिव के लिए डेडिकेटेड है। तो अभी जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारे एजेंसीज आएंगी। यूनाइटेड नेशंस जो है टाइम के साथ उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इंक्लूड किए गए, डिफरेंट एजेंसीज को इंक्लूड किए गए, जो कि इसको फंक्शन करने में स्मूथली फंक्शन कर सके, जिसके जिसके हेल्प से। अब हम लोग ऑर्गन्स की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। इसमें जनरल असेंबली आता है, सिक्योरिटी काउंसिल आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, एंड ट्रस्टशिप काउंसिल आता है, एंड सेक्रेटेरिएट आता है। ये 6 ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ जनरल बात करें हम लोग तो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं हमारे स्लाइड में, जो कि डिजाइन, जो फ्लैग डिजाइन किया गया था, ये फ्लैग जो है एक्सेप्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था 7 दिसंबर 1946 को। और ये ऑफिशियल एम्बलम जो है यूनाइटेड नेशंस का, व्हाइट ऑन ब्लू बैकग्राउंड। अब ये एम्बलम में क्या है, एम्बलम के बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, एम्बलम के बीच में ये वर्ल्ड मैप है और साइड में ये 2 ऑलिव लीव्स हैं। तो ये ऑफिशियल एम्बलम है यूनाइटेड नेशंस का। और ये डिजाइन किया गया था व्हाइट UN एम्बलम डोनाल्ड मैक्लोगन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ओके, अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग। तो UN की के टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश एंड स्पेनिश।
बट इसमें से 2 लैंग्वेज जो हैं वो वर्किंग लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं। वो 2 लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है वो वर्किंग लैंग्वेज है, बाकी सारे को इंक्लूड किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेज में। फिर अब इसमें से देखिए आप, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन एंड इंग्लिश, ये चारों जो हैं जो प्रोमिनेंट कंट्रीज जो हम लोगों ने बात किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, इसमें चाइना, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस, तो उन सभी की ऑफिशियल लैंग्वेज ये 4 आए हैं, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश। उसके अलावा 2 और लैंग्वेज ऐड किया गया। पहले स्पेनिश को ऐड किया गया और सबसे लास्ट में जो लैंग्वेज ऐड हुआ था इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में वो अरेबिक थी। और स्पेनिश और अरेबिक को क्यों ऐड किया गया, बाकी और लैंग्वेज क्यों किया गया? तो स्पेनिश और अरेबिक अगर देखें बहुत ही लार्ज स्केल पर बोला जाता है। स्पेनिश की बात करें, स्पेन यूरोप में स्पेन है, फिर साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है। अरेबिक सेम अरेबियन कंट्रीज जो है वहाँ पर अरेबिक बोली जाती है। तो सिंस ये दोनों लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज होती है वर्ल्ड में, लार्ज स्केल पर स्पीक किया जाता है, इसलिए इसे लास्ट में 2 लैंग्वेज के तौर पर ऐड किया गया था। अब मेंबरशिप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 193 मेंबर स्टेट्स हैं। सबसे लास्ट में साउथ सुडान 2011 में ऐड हुआ था। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ये कुछ डेट्स हैं। ये डेट्स आप बाद में देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और कुछ एजेंसीज हैं, जो इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं, जो यूएन के जो भी ऑर्डर होता है या जो भी आपका डिक्लेरेशन होता है उसको अपहोल्ड करती है। तो उसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि 1948 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फिर आता है यूनेस्को, जो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1946 में ये फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो द गुड, इंडिया से अभी तक ओनली 3 साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने पहचान दी है। वो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। अगर नहीं पता है, जिसे पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। यूनेस्को के अंदर इंडिया की 3 साइट्स ही आती है कल्चरल हेरिटेज, जो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एजेंसी जो है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जो कि चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। इसके ये 1946 में स्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। देन वी हैव IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है, तो ये फॉर्म हुआ था 1957 में और इसके हेडक्वार्टर जो है वियना में है। और दिस एजेंसी वर्क्स एज ए वॉच डॉग, और ये जितने भी न्यूक्लियर ट्रीटी होते हैं, जो भी न्यूक्लियर डिक्लेरेशन होता है यूएन का, तो इन सारे को मॉनिटर करती है, दिस एजेंसी मॉनिटर करती है। ठीक है, IAEA। फिर आता है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ये एजेंसी उसी के लिए फंक्शन करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो सीरिया वगैरह का केस आपको पता है, अभी म्यांमार का केस पता है। तो ये सारे रिफ्यूजीज के जो इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसको मॉनिटर जो करती है ये एजेंसी करती है, जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। देन वी हैव FAO,
FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और FAO जो है ये फूड सिक्योरिटी को डील करती है। और जब कोई पेंडेमिक आती है इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर, तो कहीं हेल्प भेजना हो, रिलीफ फंड भेजना हो, या रिलीफ में एज ए रिलीफ फूड मटेरियल्स भेजना हो, तो FAO ही उसे मॉनिटर करती है। ठीक है। देन वी हैव IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसके हेड में वाशिंगटन में है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड बैंक, WB। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड कहीं कहीं आपको वर्ल्ड बैंक की जगह वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी मेंशन मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही होता है, बट शॉर्ट में इसे वर्ल्ड बैंक लिखा जाता है, जो 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। दोनों ऑर्गेनाइजेशन IMF एंड WB, दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंसी जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश किया गया था, बट ऑफिशियली रिकॉग्निशन यूनाइटेड नेशंस में इसे 1945 में मिली थी। ओके। और इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों से, बोथ आर डिफरेंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है 5 मोर ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर दिस ग्रुप। ठीक है, वो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए दोनों फंड देती है कंट्रीज को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी देती है फंड और IMF भी देती है फंड। बट एक डिफरेंस है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो फंड देती है वो डेवलपिंग नेशंस को लोन देती है। अगर कोई डेवलपिंग नेशन है उसे लोन प्रोवाइड करती है। और अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम, कोई कंट्री डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रही है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन IMF जो है वो फंड ओनली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए देती है। दोनों डिफरेंट है। अगर कोई कंट्री, किसी कंट्री को का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डगमगा रहा है, बहुत ही वीक पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप फंड नहीं दे सकती है, उस सिचुएशन में IMF ही फंड देती है। और अगर कोई कंट्री पर्सनली अपने लेवल पर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रही है, या कोई डेवलपिंग कंट्री है जिसे फंड लोन की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में ये लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एजेंसी है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एजेंसी भी आपके जो हैं, ये एजेंसी अलग से वर्क करती है। जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़े थे, उसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है, क्लाइमेट प्रोग्राम होता है। तो उसी को मॉनिटर करने के लिए UNEP एजेंसी जो है फॉर्म हुई थी 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी में है। देन वी हैव UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी जो है 3rd ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और इसके 1965 में फॉर्म किया गया था। देन वी हैव WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और ये ऑल्दो ये फॉर्म हो गया था 1950 में ही, बट यूनाइटेड नेशंस ने, ये फॉर्म हुआ था 1950 में, यहाँ लिखा हुआ है, बट कहीं कहीं आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ने इसे रिकॉग्निशन जो दिया था वो 1973 में दिया था। ठीक है। और अभी इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। देन वी हैव ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पर लेबर लॉज आते हैं तो उसे यूनाइटेड नेशंस इस एजेंसी की मदद से मॉनिटर करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो ये कुछ एजेंसीज थी जो कि वर्क करती है डिफरेंट ऑर्गन्स के अलावा। और कुछ फैक्ट्स आपको नीचे दिए हुए हैं। अब हम लोग अगर डिस्कस करेंगे
organs को। तो हमारे साथ चिराग है, he will describe you about different organs of this agency. Okay, so Chirag. करें स्टार्ट करो भैया जी। 1 मिनट ओके। आप में से किसी ने क्वेश्चन किया है यूएनडीपी के बारे में। यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और ये थर्ड ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों ने पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो जो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करती है, ये सारी एजेंसीज मिलकर वर्क करती है। ठीक है, तो अभी चिराग से आप डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में सुन लीजिए, दैट विल हेल्प यू। गौरव भैया करें। या चिराग गो ऑन। सबसे पहले नमस्ते सभी को। जो का टॉपिक जैसे गौरव ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो गौरव भैया ने जो आपको बताया है वो जो यूएन की सबऑर्डिनेट एजेंसीज हैं उनके बारे में बताया है, और जो उनकी जो अब पिलर्स हैं यूएन के उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट पिलर है यूएन का, दैट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोल सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा काम होता है यूएन जो जनरल असेंबली है वो ये है कि जो भी पॉलिसीज यूएन इम्प्लीमेंट करता है पूरे वर्ल्ड में। गौरव भैया मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ, वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं सभी। माइक पास रखो, हो जाएगा। क्या पास भैया? माइक थोड़ा पास में रखो, उससे मतलब आवाज क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड। अब आवाज क्लियर है सभी को? हाँ चिराग बेटर है, गो ऑन। वो एक्चुअली जूम का प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क इशू होता है जूम में ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास वैसे भी हम लोग गूगल मीट पर रखेंगे, तो आई होप ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिलहाल कैरी ऑन। ओके। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। अभी जैसे आप सभी ने सुना होगा कि यूएन ने एसडीजीज लॉन्च किए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उनका जो फ्रेमवर्क वगैरह था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उनमें क्या होगा और उनमें क्या मतलब वो प्रोसीजर टेक प्लेस करेगा। जैसे अभी हम देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से या एबीवीपी की तरफ से आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया गया था, उसमें ये फ्रेमवर्क था कि कैसे जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है वैसे वो की जाएगी। सेम इज हियर, जनरल असेंबली का भी यही काम है कि जो किसी भी चीज को, जैसे हिंदी में बोलते हैं खाका तैयार करना, किसी भी चीज का जो मेन आई वुड से प्रोस्पेक्टस होता है वो ये तैयार करती है, और पूरे वर्ल्ड में जो यूएन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। जैसे यूएन की 6 मेजर इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इसको द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 2 और। तो ये एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसके सभी की सभी 193 कंट्रीज जो है वो मेंबर है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, वो जो चीज है उसमें कुछ कंट्रीज मेंबर हैं, कुछ कंट्रीज नहीं है। जो जनरल असेंबली का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, जैसा कि गौरव भैया ने आपको बताया था इसका कंप्लीट जो एड्रेस। जो जनरल असेंबली में जो मीटिंग होती है हर साल वो सितंबर में होती है, यानी कि अब जैसे
जो 14 ये जो मीटिंग होती है ये बिल्कुल जो सितंबर का लास्ट वीक होता है, दैट इज 20 to 30 सितंबर, उसके बीच में होती है। और इसी मीटिंग में जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उन सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आई वुड से जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। और इसका एक प्रेसिडेंट हर साल इलेक्ट किया जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट जो चीज है, मेंबरशिप ऑफ स्टेट इन यूएन इज अ डिसीजन। जो यूनाइटेड नेशन में नया कोई कंट्री ऐड ऑन होना चाहता है, जैसे कि गौरव भैया ने बताया कि जो सबसे लेटेस्ट कंट्री ऐड हुआ था वो था साउथ सुडान। तो जो साउथ सुडान ऐड किया गया था, वो जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो कंसेंट थी, कंसेंट इन द सेंस सभी ने अपना मत रखा था, तब जाके साउथ सुडान को यहाँ पे एंट्री मिली थी। कृतिका दी नेक्स्ट स्लाइड पे दीजिएगा। ये था जनरल असेंबली के बारे में। और एक जो चीज जो गौरव भैया को ध्यान नहीं रहा शायद बताना, वो चीज ये थी, यूएन का जो लोगो था वो क्रिएट किया था ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट ने। ये चीज आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये तो पता है कि यूएन का लोगो रिप्रेजेंट क्या करता है, लेकिन ये चीज किसी को भी क्लियर नहीं, मतलब काफी बच्चों को नहीं पता होगी कि यूएन का जो लोगो है वो डिजाइन किसने किया था। तो उसके जो डिजाइनर थे वो ओलिवर लिंकन लनक्विस्ट थे। कृतिका दी नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिए। कंटिन्यू करो। चिराग, आवाज आ रही है? आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो 2 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए। जब तक चिराग ज्वाइन करे तब तक मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं, मतलब जो नोट्स को लेके जो हम क्लास में प्रेजेंट करें इसको लेके, तो ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपको अभी के बाद में भी इस
लेसन को वापस सुनना है तो आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके इसको वापस देख सकते हैं। विकास सर, just a minute. Kritika, Chirag has joined again. Yes, yes. Let him in and make him co-host. Yeah. Chirag, are you there? Yes, Diya, I'm there. Audible है आज? हाँ चिराग, अब आवाज आ रही है। ओके पहले तो सभी को सॉरी, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इस कारण। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इसका ये चीज इसकी फुल फॉर्म है इकोसोक की। ये यूएन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, लाइक इसको हम एक एज अ डिबेटिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिसका काम क्या है, जो इनोवेटिंग थिंकिंग है यूएन में उसको ऐड करना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि सस्टेनेबल वो डेवलपमेंट है जिसमें हम कुछ चीज़ों का ऐसे यूज करते हैं कि उसको हम आज यूज कर सके और जो फ्यूचर की नीड है वो भी पूरा हो सके। जो इसके 3 डायमेंशन पे ये काम करता है, तीनों तरीके की जो इसकी डायमेंशन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो 3 तरीके से काम करता है। वन इज इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसका जो मतलब तीनों तरीके से डेवलपमेंट करने का इसका प्रयास रहता है। और जो पूरे वर्ल्ड में यूएन की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया में कभी यूएन की कॉन्फ्रेंस हो, चाइना में कॉन्फ्रेंस हो, यूएसए में कॉन्फ्रेंस हो, ब्रिटेन में कॉन्फ्रेंस हो, जो उनका हम लेखा जोखा जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं, वो सारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रिपेयर करती है। ये जो ऑफिस है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं, जो 3 साल के लिए एक मेंबर इलेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक चीज याद रखिएगा कि जनरल सेक्रेटरी, जो जनरल असेंबली है, वो यूएनओ की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी के सभी 193 मेंबर्स हैं। बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अब आपने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में देखा, इसमें 54 मेंबर्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा मेंबर्स होंगे और कम होंगे। नेक्स्ट जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी, जो 11 कंट्रीज थी, 11 ट्रस्ट थे उस टाइम पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर थे। बेसिकली इसका जो काम था कि जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसके अंडर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे जो कि किसी ना किसी कंट्री के अंडर थे या वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो इसका काम क्या था, उन जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट्स या इंडिपेंडेंस के टुवर्ड प्रमोट करना। ट्रस्ट टेरिटरी क्या होता है? ट्रस्ट टेरिटरी बेसिकली वो टेरिटरी होती है। कृतिका दी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा प्ले। हेलो, हाँ चिराग, आवाज आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा दी प्ले। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 3rd स्लाइड है, नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे। बस बस बस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रस्ट टेरिटरीज थी इसके अंदर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। ट्रस्ट टेरिटरी बेसिकली क्या होती है? अ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी प्लेस अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसको हम बेसिकली यूं बोल सकते हैं कि जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके अंडर कोई ऑफिसर था या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, उसके अंडर इसने जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनको रखा, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको मतलब इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल का एम था वो 1994 में कंप्लीट हो गया था। जितनी भी जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, उन्होंने क्या किया कि क्या तो मतलब इंडिपेंडेंस गेन कर लिया, या फिर जो साथ में ट्रस्ट, जिस कंट्री के वो साथ में मतलब एडजॉइनिंग ट्रस्ट थे, उनको उसने मतलब
अपने अंदर विलीन कर लिया या वो उसके साथ मर्जअप हो गया। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, आप सपोज कीजिए कि जैसे सपोज कीजिए आपकी बांग्लादेश का कुछ एरिया है, वो मतलब इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है लेकिन वो इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर पाया है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी संभालेगा। और अगर कुछ टाइम बाद वहाँ पे यो लगता है ट्रस्टीशिप काउंसिल को कि चीजें नॉर्मल है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट भी करवाए जा सकते हैं और यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इसके भरोसे छोड़ सकते हैं, तो वो काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और 1994 तक इसने वो सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो अपने ऑपरेशंस थे वो 1 नवंबर 1994 को कंप्लीट कर दिए थे। मतलब इस डेट को, ये चीज आप याद रख सकते हैं कि ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो अपने ऑपरेशंस थे वो कब सस्पेंड किए थे, तो 1 नवंबर 1994 को। दूसरी जो चीज थी, जो लास्ट टेरिटरी इसने इंडिपेंडेंस गेन की थी, वो पलाव टेरिटरी थी। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, तब हम नेक्स्ट टाइम या जब भी मिलेंगे सो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अगर क्विज होगी, कि जो पुलाव टेरिटरी है वो किस कॉन्टिनेंट में आती है या वो किस कंट्री के साथ मर्जअप हो गई है। सो आप प्लीज इसको याद जरूर कीजिएगा। और ट्रस्टीशिप काउंसिल यो नहीं है कि इस ये मतलब बिल्कुल खत्म कर दी गई है, इसके जो ऑपरेशंस हैं वो सस्पेंडेड हैं। अब काफी बार इसकी एक साल में एक मीटिंग हो जाती है, 2-3 ईयर्स में इसकी मीटिंग नहीं होती, मीटिंग होती भी है नहीं भी होती, ये चीज। कृतिका दी नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर दीजिए। हाँ, जो ये हाईलाइट किया गया है, एक तो 1 नवंबर 1994 और दूसरा जो लास्ट रिमेनिंग टेरिटरी थी, वो चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आई वुड से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम होता है? जैसे आप सभी को पता होगा, आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में कोर्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे इंडिया में अगर जुडिशियल स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर वो कैसे है, सबसे नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू हुआ तो वो वहां पे सेटल होता है। अगर वो इशू वहां सेटल नहीं हो पाता तो पर्सन हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में भी वो इशू सोल्व नहीं हो पाता तो सुप्रीम कोर्ट उसको सोल्व कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सर्वसम्मति से सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी डिसीजन। लेकिन जो आईसीजे है, इसका काम क्या होता है कि किसी इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज के बीच में कुछ इशू है, जैसा इसका नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ये सोल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया के एक एयरफोर्स ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव जी, उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था। और जो जैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, वहां पे कुछ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि चाहे प्रिजनर ऑफ वॉर हो या कोई वुमेन कैप्चर कर ली गई हो, लास्ट में है तो सभी इंसान ही। अगर लगा लो कि नहीं, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हुआ, और लगा लो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वॉर हुई थी 1971 में, जिसको लिबरेशन वॉर बोलते हैं हम। तो उस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी के 90,000 जो सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था। अब इंडिया यो नहीं था कि वो जो 90,000 सोल्जर्स इंडिया ने पकड़े उनको इंडिया ने बिल्कुल मार दिया। उनको बिल्कुल एक डिग्निफाइड तरीके से रिस्पेक्ट दी गई, उनको उनके देश वापस वापस भेजा गया विद रिस्पेक्ट, क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर रखी थी जिसमें ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो सेम चीज जैसे आपने रिसेंटली हमारे एक पायलट थे जो एलओसी के पार, मतलब उनका फाइटर जो जेट था वो क्रैश हो गया था, तो लेकिन पाकिस्तान ने उनको वापस भेजा। क्यों? क्योंकि वो वियना ट्रीटी के अंडर आता है वो चीज। वो उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। ये नहीं है कि उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह कट कर दिए गए, उसको मार दिया गया या उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया। तो सेम चीज है, जैसा कि मैं बता रहा था कि यूएन में किन्हीं भी दो कंट्रीज के जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट हो गया, जैसे जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी वो इश्यूज हो गया,
वो सारे इश्यूज हम यूनाइटेड नेशन की जो कोर्ट होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पे इसको हम जाके अपने इश्यूज रखते हैं। टोटल 15 जजेस की बेंच होती है। एक जज का टेन्योर जो है वो 9 इयर्स का होता है। अब मैं इस पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि इंडिया से जो मोस्ट रिसेंट जज यहाँ पे अपॉइंट हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो जस्टिस भंडारी जी थे, जो यहाँ दलबीर भंडारी जी, जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। जो इसका हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड्स में है। ये एकमात्र ऐसी यूएन की बॉडी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड नहीं है, ये नीदरलैंड में लोकेटेड है। इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये काम करती है, इंग्लिश और फ्रेंच। और इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसमें कितने जजेस हैं, उनका टेन्योर क्या है, और ये किसको सक्सेस करके बनी हुई थी। जैसे गौरव जी ने बताया आपको कि जो यूनाइटेड नेशन था वो लीग ऑफ नेशंस को सक्सीड करके बनाया गया था, तो सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ उसका सक्सेसर माना जाता है इसको। ये चीज थी। नेक्स्ट जो है था सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट कृतिका, अच्छा नीचे कर, कंप्राइजेस सेक्रेटेरिएट क्या है। जैसे आप कभी भी यूएन से रिलेटेड कोई न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपको ये जो बिल्डिंग शो हो रही है इमेज में, यही डिस्प्ले की जाती है, क्योंकि इसको यूं समझिए कि आप ये यूएनओ का हेडक्वार्टर टाइप में है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग स्टाफ मेंबर्स जो 1000 की संख्या में यहाँ पे वर्क करते हैं। सभी जितने भी मेंबर्स हैं सभी की अपनी अपनी और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो वो फुलफिल करते हैं। यहाँ पे एक सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है। जो यूएन जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसकी रिन्यूएबल टर्म होती है। रिन्यूएबल टर्म इन द सेंस कि मतलब वो 5 साल के बाद उसको दोबारा बना दिया जाता है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की भी टर्म रिन्यूएबल है कि उसको 5 साल के बाद दोबारा बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट। सेम इज इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे। अब उसके बाद हम पढ़ें जो सेक्रेटरी जनरल है, उसके लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कि करंटली यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये कौन से नंबर का सेक्रेटरी है, इसके इन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया है। तो जो करंट में सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे 1995 से 2002 तक। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे ये 2005 से 2015 तक। जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और जैसे कि गौरव जी ने बताया फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे यूएनओ के वो ट्रिग्वे ली थे, नॉर्वे से थे वो। और जो इन लॉन्गेस्ट जो टर्म रहा है किसी भी सेक्रेटरी का वो बांग की मून का था। ही वाज फ्रॉम साउथ कोरिया। जो गौरव जी ने स्लाइड पिछली प्रेजेंट की थी उसमें हमने जो सेक्रेटरीज हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क वो सब कुछ डाला हुआ है और उससे काफी अच्छे एमसीक्यूज बन जाते हैं। नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आती है नेक्स्ट और लास्ट वन, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल काफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं मैंने जो आपने शायद फर्स्ट टाइम सुनेंगे आप। ये आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो आप सभी को पता होंगे। उसके बाद जो 10 नॉन परमानेंट G4 नेशंस, G4 नेशंस को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि याद रखिएगा ये चीज आ सकती है। G4 नेशंस में जो आता है वो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। ये मतलब बिड करते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेंबरशिप दी जाए। क्योंकि जैसा कि अगर आप में से 12th क्लास में कोई अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से है
तो पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस के नाम से, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन स्टिल ये जो 4-5 कंट्रीज हैं जो बिड करती हैं मेंबरशिप के लिए, वो नहीं बन पाई हैं अभी तक, लेकिन प्रयास जारी है आगे। ये मतलब एक नेगेटिव पॉइंट भी देखा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि वहां पे सिर्फ 5 कंट्रीज का ही डोमिनेशन क्यों है, 4 कंट्रीज वो एड ऑन क्यों नहीं करते। और एक जो सबसे स्पेशल पावर, ये जो 5 मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, जो इनके पास है वो है वीटो पावर। वीटो पावर इन द सेंस कि लगा लीजिए 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज ने कोई डिसीजन पास किया, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी कंट्री को वो डिसीजन पास पसंद नहीं आया, तो वो उस पर वीटो कर सकता है। जैसे जो सबसे डिबेटेड चीज है, जहाँ पे काफी बार डिबेटेड जो इशू है, वो ये कि जैसे काफी सारे टेररिस्ट जो हैं, जैसे पाकिस्तान में जो काफी सारे टेररिस्ट हैं, उनको बहुत बार डिमांड होती रही है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए या उन टेररिस्ट को मतलब एज अ वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन चाइना क्या करता है हर बार, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाइना हर बार वीटो लगा देता है उस चीज के अगेंस्ट में। वीटो इन द सेंस उस डिसीजन को रोक देता है कि ये डिसीजन, हम इस चीज को अप्रूव नहीं करते। ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years अमंग द मेंबर स्टेट्स, और सभी मेंबर्स के पास एक वोट होता है। जैसे इंडिया का एक वोट, चाइना का एक वोट, यूएसए का एक वोट। और ये वीटो पावर वाला जो टॉप चीज थी, ये आपको एक्सप्लेन कर दी है। वीटो का मतलब बेसिकली टू स्टॉप या टू रेफ्रेन होता है। कृतिका दी नेक्स्ट पेज और प्लीज आप कर दीजिएगा, जो पेज नंबर 7 है। ये चीज है। और जैसे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंबर्स का जो नंबर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो लगा लीजिए सपोज कोई कंट्री एक्स है, वो यहाँ पे उसके कुछ इश्यूज हैं, वो यहाँ पे आके अपनी बात रख सकता है, और ये कंट्रीज उस पर डिस्कस भी कर सकती हैं जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन ये चीज उनके ऊपर है कि वो उस डिसीजन को अप्रूव करती हैं या उस डिसीजन को वो अप्रूव नहीं करती हैं। उसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है, शायद मेरे अकॉर्डिंग ये आपने फर्स्ट टाइम सुनेंगे, कॉफी क्लब। कॉफी क्लब क्या है? ये उन कंट्रीज का एक क्लब है जो यूएन की मेंबरशिप जो इंक्रीज होने से उस चीज को रोकते हैं। इस क्लब में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जैसे स्पेन, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं। और जैसे जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल इन लंदन। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में बन सकती है, जैसे क्लास में हम सभी स्टूडेंट्स बैठते थे बेंचेस पे, तो टीचर रोटेशन करता था। तो ऐसे ही जो यूएन की फ्रंट सीट जो है वो हर साल रोटेट होती है कि वहाँ पे अब की बार ये कंट्री बैठेगी, नेक्स्ट ईयर ये कंट्री। तो 2019 में जिस कंट्री को फ्रंट सीट दी गई थी वो गाना थी। ये चीज आप प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो पॉइंट की फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई, ये 6 की 6 ऑर्गन्स थी जो यूएन को एज अ सपोर्ट करती है या उसको मतलब संभालती है। उसका आप यूँ बोल सकते हैं कि पिलर्स है यूएन की, 6 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। somebody was asking कि repeat sir। अच्छा, ये जो गाना वाला क्वेश्चन था, जो कंट्री 2019 में जिसको फ्रंट सीट मिली थी वो गाना थी। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ कंट्री का नेम, आप देख लीजिएगा। Thank you, Chirag, for this lesson. थैंक यू भैया। आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्लास
क्लास वाले ग्रुप में, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। थैंक यू एवरीवन। If anyone else has any doubt, you can ask like on the chat box. We are there for 5 minutes. Otherwise, we can end up the class. जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक एक डाउट था, किसी ने रेज किया था, जो यूएन चार्टर जो साइन होता, किसी ने डेट 26 जून वाला दिया था, तो यूएन चार्टर में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। यूएन चार्टर जो है उसमें 3 डेट्स आते हैं, जो हमने मेंशन किया था सबसे पहले 25 अप्रैल 1945 को। उस डेट पर यूएन चार्टर जो है ड्राफ्ट होना शुरू हो गया था, इट वाज स्टार्टेड। ओके, कमेटी जो फॉर्म हुई थी उन्होंने यूएन चार्टर स्टार्ट कर दिया था ड्राफ्ट करना, और 26 जून को ये अडॉप्ट किया गया था। 26 जून को जब ये अडॉप्ट हो गया, साइन हो गया, तो फिर जो लास्ट डेट था 24 अक्टूबर 1945, जिस दिन यूएन फॉर्म हुआ था ऑफिशियली, जो यूएन का डेट है, यूएन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इस डेट पर जो है इसको ऑफिशियली रखा जाता है कि हाँ, यहाँ यूएन चार्टर का जो भी डिक्लेरेशन था वो एज ए रूल वो फॉलो होना मतलब वर्ल्ड लेवल पर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली यूएन फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये 3 डेट है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक आपको मैक्सिमम जगह तो यही मिलेगा कि 26 जून 1945 को यूएन चार्टर साइन किया गया था। ठीक है, बट वो स्टार्ट कब हुआ था, तो जो मैंने पहले डेट बताया था 25 अप्रैल 1945 को। थैंक यू। ओके, कृतिका दी सम अप कर दीजिए क्लास। Yes, WhatsApp group, like we are sending some contact numbers, you can contact them, and also we have a recorded version live on Facebook that you can see. We will send the link also, so if anyone has missed something you can watch it. Yes, Priyanshu has already sent it. Okay, live was unclear. Okay, don't worry, you can ask us, like you can anytime ask us. I'm sharing my contact number and some contact numbers that you can ask. Okay. ओके, That's थैंक यू एवरीवन। कृतिका दी एंड हो गई। होप हमारी क्लास अच्छी रही होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की गई हैं, इनकी पीडीएफ आपको ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ग्रुप्स वगैरह में पोस्टर एवं लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा। तो और वीकेंड्स पे हमारी जो क्विज होगी, तो आप अब रेगुलर इन नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि असेसमेंट के लिए वीकेंड्स पर एक क्विज मतलब ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। उसमें आप सबका असेसमेंट किया जाएगा कि जो हमने वीक भर पढ़ा है वो मतलब कितना फ्रूटफुल रहा है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन आपको प्रिपरेशंस के लिए। और जो भी डाउट हो, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स सेट किए जा रहे हैं उस पर भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। नाउ we are about to end this session. विकास जस्ट अ मोमेंट। अभी जो मटेरियल्स जो दिए जाएंगे आप लोग को ग्रुप में सेंड किया जाएगा, आप देखना उसमें लास्ट में कुछ एज अ क्विज